अब हम हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। एक चीज़ मेरे को बतानी है कि जैसे अगर कोई टॉप वेरिएंट पे जा रहा है तो उसको जाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका ये स्पीकर सेटअप है ना, एक मैं बहुत ही बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको, जो इस सेगमेंट में आई थिंक और किसी गाड़ी में नहीं है। के पास 7-8 लोग बैठे हों, गाड़ी जो है वो थोड़ी-सी भरी हुई हो, तो आपको ब्रेक्स की स्पेशली एक 7 सीटर में बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये पर्टिकुलर फीलिंग जो नीचे से आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो यहाँ पे पार्किंग की इसमें दिक्कत हो सकती है, आपकी यहाँ से गाड़ी कहीं ना कहीं लग सकती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बैठे हैं XUV 700 AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक में। ये लगभग 2.5 साल पुरानी हो गई है, 2022 का मॉडल है। तो आज हम ये देखेंगे कि लगभग 26,000 किलोमीटर चलने के बाद ये ओवरऑल कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि मैंने इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ चला रखी हैं। इस वजह से मैं इसके आपके प्रोज एंड कॉन्स सारे शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। मेन चीज़ जो मुद्दा है वो ये है कि इस सेगमेंट की अभी भी जो दूसरी और एसयूवीज आ रही हैं उनको छोड़ के क्या ये लेनी चाहिए कि नहीं। जो क्रेटा सेल्टोस, अल्काजार वगैरह के जो टॉप एंड ले रहे हैं वो अगर इसके मिड वेरिएंट ले सकते हैं तो क्या उनको लेना चाहिए कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि 2, ढाई, 3 साल के बाद भी ये गाड़ी आज रेलिवेंट है कि नहीं है मार्केट में। एंड हम इसकी जो है वो लगभग सर्विस कॉस्ट जो है डिस्कस कर लेंगे, और थोड़े मिसलेनियस प्रोज एंड कॉन्स भी हम इसके डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द जनरल वंस। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन, एंड लेट्स सी कि हाउ दिस XUV 700 जो 2.5 साल पुरानी है पैन आउट आफ्टर 26,000 किलोमीटर। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ये गाड़ी जो है आपको ऐसा फील देगी कि आप एक छोटी हैचबैक चला रहे हो जो पावरफुल है। अब हैचबैक मैं क्यों बोल रहा हूँ एक क्रॉसओवर एसयूवी को, वो आपको पूरी वीडियो देखने में पता चलेगा। जितनी भी इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो उसी से रिलेटेड है। अब देखिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं एक ही में बता देता हूँ। वो ये है कि यू हैव बटन्स फॉर एवरीथिंग। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब चीज़ें बटन से मिल जाएंगी। आपका AC बटन पे है, AC की नॉब बटन पे है, और इवन आप ये बोलोगे कि देखिए टच स्क्रीन है और मैं इसको ऐसे उंगली से नहीं चलाना चाहता क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर स्क्रोलर है। ठीक है, आप इससे चला सकते हो, ये देखो टच स्क्रीन को। अब उसी में जो बुराई है वो ये है कि ये सारी चीजें, सारे बटन्स, इवन स्टीयरिंग पे बटन्स जो हैं वो हैं पियानो ब्लैक। तो भाई पियानो ब्लैक में इतनी जल्दी स्क्रैचेस और इतनी जल्दी गंदे होते हैं, तो इसी वजह से ओनर ने इसमें हर जगह PPF करवा रखा है। देखिए आप, ये पूरी लैमिनेशन करवानी पड़ती है। तो अगर आपको अच्छे से इसको मेंटेन रखना है तो आपको पूरी लैमिनेशन करवा के रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे हो रखी है। दूसरी चीज़ मेरे को जो बहुत अजीब लगी वो है इसकी इंडिकेटर्स की आवाज़। तो देखिए मैं आवाज़ ऑन कर देता हूँ। अब आई डोंट नो आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, ये बहुत ही बचकाना आवाज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो लगभग 3 आवाज़ की सेटिंग्स हैं इसमें, लेकिन तीनों ही बचकाना है, मतलब जो अच्छी साउंड आती है वो नहीं है। और दूसरा आपका जो यहाँ पे इंडिकेटर देने पे जो फीड आती है, ये फीड की क्वालिटी देख लीजिए आप कैसी है। ठीक है, तो और जब ये चलती है गाड़ी तो चलने पे जो है वो ये पर्टिकुलर फीड हल्की हल्की अटक अटक के चलती है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये कहाँ से आया है, वो आया है Hyundai की आगे गाड़ियों से। तो उन गाड़ियों में ये काफ़ी बेटर तरीके से करा गया है, मतलब ये ऐसा लगता है कि बस ये फीचर डाल दिया है इसमें। सेम थिंग इज विथ जो हमारा पीछे वाला 360 डिग्री कैमरा है। अब देखिए कैमरा जो है इसमें ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये पूरी खाली है, तो ये अगर पूरा यहाँ तक आ जाता, क्योंकि जैसे बाकी इसकी कॉम्पिटिटर्स में पूरा यहाँ तक आता है, तो इस वजह से इतना छोटे में नहीं आता, और ये जो हमारा व्यू है ये इतने छोटे में सिमट गया है। तो इसका एग्जीक्यूशन जो है वो बेटर कर सकते थे, या फिर इसमें कोई अपडेट ले आते स्क्रीन में जो ये ठीक हो जाता। बाकी इसमें क्या है कि जो थर्ड रो है इसमें कंट्रोलर दिया है आपको स्पीड के लिए। ठीक है, जो चीज़ आपको सेकेंड रो में भी देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ये नहीं है, इस वजह से इसका फ्लो उतना तेज नहीं है। तो ऐसा लगता है कि फ्रंट वाला जो रो है उसको ठंडक लग रही है, उसके बाद बीच वाले रो को थोड़ी गर्मी लग रही है, फिर लास्ट वाले रो को थोड़ी ठंड लगना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे भी कुछ कंट्रोलर होना चाहिए था। और नी रूम आप देख सकते हैं, ये नी रूम है, अगर आपका जो है वो 6 फीट के पीछे 6 फीट है। और हेड रूम भी मेरे को इवन पैनोरामिक सनरूफ के बाद भी ठीक लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जिसमें सनरूफ होती है उसमें मेरा सर यहाँ से लग जाता है। एक मैं बहुत ही बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको, जो इस सेगमेंट में आई थिंक और किसी गाड़ी में नहीं है, वो ये है कि जब आप सीट रिक्लाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर इस तरीके से होता है रिक्लाइन करने का, लेकिन इस गाड़ी में यहीं पे लीवर दिया है जिससे आप खींच के आराम से रिक्लाइन कर सकते हैं। और इसका रिक्लाइन इज़ डिसेंट इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रिक्लाइन करने का जो लीवर है वो बिल्कुल सही जगह है।
वो ऊपर नहीं है। देखिए एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि इसकी जो मिडिल वाली सीट्स हैं ये आगे पीछे स्लाइड नहीं होती। तो अगर आपका इस तरीके का सिनेरियो है कि आप जो है वो बूढ़े माँ बाप को जैसे यहाँ बीच में बैठा रहे हैं और उनको उतने लेग रूम की ज़रूरत नहीं है, और आपके बच्चे बड़े हो गए हैं जो पीछे जाके बैठ रहे हैं, तो उनको लेग रूम में दिक्कत होगी। मैं पीछे तो जाने भी नहीं वाला, काफ़ी कम नी रूम है वहाँ पे। तो ये चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ आई जाएगी। लेकिन अभी फॉर नाउ इसका जो 7 सीट्स हैं उसमें क्या है कि जितनी आपको जगह दी गई है उतनी ही आप यूज़ करो, आप आगे पीछे करने का हिसाब किताब नहीं है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आगे वाले सीटों में ये हमारा जो सपोर्ट है विच इज़ लंबर सपोर्ट, वो एडजस्टेबल है। ये छोटी गाड़ियों में भी आना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो सारे बॉडी टाइप्स के लिए नहीं बनी होती हैं, सो दिस इज़ ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें कंट्रोल्स आते हैं मर्सिडीज स्टाइल, तो उसमें तो ऑब्वियसली कोई इशू है ही नहीं। ये देखो आप इसका स्पेयर टायर, कितना पतला टायर है। तो ये बहुत सारी महिंद्रा गाड़ियों में आता है और ये बिल्कुल भी यूज़फुल चीज़ नहीं है। ये मेरे को ओनर ने भी बताई थी जब इन्होंने देखा ये टायर खोल के, जब इनको ज़रूरत पड़ी, तो ये बिल्कुल भी जो है अनयूजेबल लगता है। तो आपको फ्रंट अगर पंचर हो जाएगा तो आपका फ्रंट टायर इस तरीके का हो जाएगा जिससे ग्रिप व्रिप सब चली जाएगी। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा पीछे वाला टायर आगे लगाना पड़ेगा और ये पीछे लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। उसी वजह से आप नीचे के सस्पेंशन देख लो, तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सेटअप मिलता है पीछे भी, तो ये चीज़ अलग है और यहाँ पे अलग है। जिसमें जो है प्रॉपर टॉर्शन बीम मिलती है यहाँ से यहाँ तक, उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ झटका आएगा तो इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। बट इसमें इंडिपेंडेंट की वजह से जो झटके लगते हैं वो उतने ट्रांसफर नहीं होते हैं इधर उधर। ये जो पार्किंग सेंसर है वो इस पर्टिकुलर साइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा इतनी बड़ी गाड़ी है तो यहाँ पे पार्किंग की इसमें दिक्कत हो सकती है, आपकी यहाँ से गाड़ी कहीं ना कहीं लग सकती है। तो इसमें 2 ही पार्किंग सेंसर आते हैं। वो तो जो इसकी MID है वो थोड़ी सी जो है वो स्लो टू रिएक्ट है। तो जब मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एनिमेशंस में बीच में एक दबने वाला भी एनिमेशन आता है, ये तुरंत खुल जाना चाहिए। जब मैं जैसे कंपेयर करूँ अगर दूसरी गाड़ियों से, थोड़ा सा स्लो लगता है मेरे को, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन। फंक्शंस बहुत है इसमें, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। अगर आप सेटिंग्स वगैरह में जाओगे तो आप जो है वो पैसेंजर एयर बैग यहीं से ऑफ कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सब कुछ है इसमें, असिस्टेंस। तो फंक्शंस बहुत ही अच्छा ही लगे मेरे को इसमें। एक चीज़ मेरे को बतानी है कि जैसे अगर कोई टॉप वेरिएंट पे जा रहा है तो उसको जाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका ये स्पीकर सेटअप है ना, विच इज़ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सोनी के स्पीकर्स हैं और बहुत ज़्यादा इमर्सिव साउंड, ये सब मैक्सिमम चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली। लेकिन इस सेगमेंट में, इवन इसके नीचे की सेगमेंट में, म्यूजिक क्वालिटी जो होती है वो इससे बेटर है कुछ गाड़ियों की। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है 12 स्पीकर सेटअप या फिर इस तरीके का सेटअप कि इसमें अपग्रेड करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आप इसका मिडिल वेरिएंट भी ले सकते हैं। ये सिस्टम बहुत अच्छा तो नहीं है, सही बताऊँ मैं आपको। वैसे तो उन ओनर की जो है वो मैक्सिमम ये हाईवे पे ही निकलती है, तो जितनी भी आप रनिंग देख रहे हो ये 26,000 किलोमीटर्स, तो ये हाईवे पे ही हुई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हिल्स पे भी चलाया है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी उत्तराखंड की और हिमाचल की रोड्स पे भी चलाया है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलाई हुई है, मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढों पे, ऑफ रोड्स पे, ये सब जो है गई हुई गाड़ी है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते इसने एक तरीके से बीटिंग नहीं झेली है, ये ठीक ठाक बीटिंग इसने झेल ली है। देखिए इसकी एक चीज़ से जो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ वो हुआ कि जब मैंने इनके ओनर से बात करी तो उन्होंने बोला कि 2-3 इश्यूज के अलावा इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा उनको इशू नहीं फील हुआ। तो देखिए जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो अलग अलग लोगों की थोड़ी अलग अलग एक तरीके से वो रहती है। लेकिन ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट क्योंकि 2.5-3 साल पुराना हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। तो ये गाड़ी काफी टाइम से इसी तरीके की है और छोटे छोटे जो इश्यूज आए थे वो महिंद्रा ने इसमें सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इस वजह से रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो दूसरी इंडियन कॉम्पिटिटर है उससे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मानता हूँ। और हो भी सकता है कि किसी और की गाड़ी में इशू आ जाए, जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसने एक XUV 700 ओनर से बात करी और रिसेंटली उन्होंने गाड़ी ली थी और बैटरी का इशू आ रहा था, ठीक है। तो जो रिसेंट की गाड़ियां हैं उसमें ये बैटरी के और इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज के अलावा एज सच मैकेनिकल इश्यूज उतने बचे नहीं है जो पहले आते थे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर बहुत अच्छे से आप चलाओगे हाईवे वगैरह पे तो आपको ये 13-13.5 दे देता है, और शहर में ये लगभग जो है वो ऑटोमेटिक के साथ 7 के आसपास देता है, ठीक है। 7 से 8 की रेंज में, कभी कभी उससे नीचे भी चला जाता है। मैनुअल लोगे तो आपका 1 किलोमीटर पर लीटर थोड़ा सा एवरेज बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है वो काफी अच्छा है, काफी रिफाइंड ऑटोमेटिक है, इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एवरेज कम की उससे जो है आप वही ले लो। अगर आप बिल्कुल लोअर वेरिएंट्स में जा रहे हो तो आप हाँ मैनुअल ले सकते हो, लेकिन इसका ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। अब देखिए ये चीज अच्छी है कि XUV का जो टैंक है वो हमेशा से बहुत ही बड़ा रहा है
उस वजह से क्या होता है कि इसकी पेट्रोल की एफिशिएंसी अगर कम भी है तो भी ये हाईवे पे इसका रेंज अच्छी खासी निकल जाती है। तो ये चीज़ में मेरे को ऐसा इशू नहीं आया। बस मैं चाहता हूँ कि हाई क्रॉस की तरह ना थोड़े और जो है वो हाइब्रिड ऑप्शंस आ जाएं, स्पेशली इसमें हाइब्रिड आ जाए ऑप्शन की तरह, कि अगर किसी को हाईवे पे जो है वो 16-17 मिल रहा है, इवन शहर में ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना। दूसरी चीज़ ये, जब हम इसकी बात करते हैं एज ए गाड़ी, तो जो हैचबैक वाला पॉइंट था वो ये था कि ये बहुत ही लाइट फील होती है चलाने में। अब जैसे मैं इसको स्लो स्पीड्स में चला रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी है, ये सब चीज़ें भी हैं, तो इस टाइम इसका जो स्टीयरिंग है ये बिल्कुल अल्ट्रा लाइट है। तो मतलब आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि आप बहुत ही बड़ी एसयूवी चला रहे हैं, और उस वजह से क्या होता है कि आपके ड्राइविंग बहुत आसान हो जाती है। देखिए मैं बिल्कुल आराम से चला रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए इसमें जो है वो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है जो कि है एसिन सोर्स्ड, ठीक है। तो अगर आप इसको स्लो स्पीड्स में चलाएंगे तो एज सच आपको जो है वो ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं फील होगी। अगर मैं स्लो स्पीड्स में भी चल रहा हूँ तो ये डीसीटी या डीएसजी की तरह जो है वो झटके नहीं देता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है जो मुझे इसमें पॉइंट ऑफ करनी है वो ये है कि मैंने 2-3 बार नोटिस किया कि जब आप जो है स्लो स्पीड्स में हो और आपने ब्रेक छोड़ा तो ये हल्का सा कर कर ऐसे आवाज़ आती है। मे भी आपको माइक में नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये कर कर करके जो है उसके ब्रेक पैड से आवाज़ आती है। वो ये चीज़ मैंने सेम जो है वो फोक्सवैगन की कुछ गाड़ियों में चीज़ देखी थी। तो 53 है और अब जो है वो ये 80 पहुंच गई, ठीक है, 80 नहीं, अब 80 पहुंच। ऐसे चलती है, जिस तरीके से एक्सेलरेट करती है वो सब बहुत ही हैचबैकिश लगता है। मतलब बहुत ही तेजी से ये स्पीड पकड़ लेती है। देखिए मतलब ये 100 के ऊपर चली गई। अब देखिए जो मेन चीज है इसकी हैचबैक वाली वो है इसका चाल चलन। तो सबसे पहली चीज ये कि ये आप समझ लो 1700-1800 किलो के आसपास गाड़ी है, उस हिसाब से ये नहीं चलती है। ये चलती ऐसे है कि ये बहुत ही हल्की है। एक और सामने जा रही है, उससे फर्क क्या पड़ता है, वो ये पड़ता है कि एफर्टलेस हो जाती है आपकी ड्राइव, स्पेशली आपकी हाईवे ड्राइव। 2-3 लोगों को बैठा के तो बहुत सी गाड़ियां जो है तेज भाग लेती हैं, लेकिन ये ऐसी गाड़ी है जो अगर आप प्रॉपर 6-7 लोगों को बैठा के भी चलाओ तो भी आपको एफर्टलेस लगेगी। अब अगर जो है वो मुझे थोड़ी सी तेज चलानी हो या फिर कुछ भी करना हो तो मैं हल्का सा टैप करूंगा और ये कभी कभी गाड़ी जो है बिना डाउनशिफ्ट करे एकदम 1500 आरपीएम से ही उड़ जाती है। तो 1500 आरपीएम का जो टॉर्क है वो मुझे काफी एडिक्टिव और काफी अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर गाड़ी में। अब हम हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। हैंडलिंग में क्या है कि जब बहुत भारी हो जाती है गाड़ी, जैसे सामने जो है स्कॉर्पियो क्लासिक चल रही है या फिर उसके आगे सफारी चल रही है, तो जब आप उसमें लेन चेंज करेंगे, ऐसे लेन चेंज करेंगे तो आपको एक मतलब आप थोड़ी झूलती हुई मुड़ती है। लेकिन ये गाड़ी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं 80 पे हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसे लेन चेंज करी तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट लेन चेंज होती है। जैसे अगर मैं एकदम से मोड़ता हूँ उसको, ठीक है, तो बॉडी रोल है लेकिन वो 1800 किलोग्राम के हिसाब से बॉडी रोल नहीं है। मतलब ये बॉडी रोल आपको जो है वो लगभग समझ लीजिए हाई राइडर और सेल्टोस वगैरह वाला ही फील होगा इसमें। अब स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी वो ये करी थी कि इसकी जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही हल्का है, हैचबैक जैसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम हल्का रहता है। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस टाइम 75 पे है, तो इस टाइम जब मैं जो है थोड़ा सा इसकी मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ठीक ठाक वेट पकड़ चुका है स्टीयरिंग। तो क्या जो हैचबैक वाली फीलिंग है उसकी वजह से कोई कॉन भी है? यस। अब जो मैं कॉन की बात करूंगा वो बहुत से लोगों को पता भी होगी, और इवन मुझे ऐसा लगता है कि अभी लेटेस्ट एक्सयूवी में भी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करी है। वो ये है कि जो इसका सस्पेंशन सेटअप है और जो ओवरऑल एनवीएच है, एनवीएच का मतलब अलग अलग जगहों से आवाज आती है, वो मुझे थोड़ा सा जो है वो हैचबैक टाइप लगा, एसयूवी टाइप नहीं लगा, ठीक है। अब हैचबैक का क्या रहता है कि ये जैसे स्मूथ रोड्स हैं या हाईवेज हैं, है ना, उस पे तो ये बहुत चिपक के चलेगी, लेकिन जैसे ही कुछ गड्ढे आएंगे उसमें मैंने चीज नोटिस करी कि इसका सस्पेंशन नॉइस काफी है। मतलब खटर 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 खटर। ओवरऑल भी अगर हल्की सी रोड थोड़ी सी रफ है या फिर थोड़ी सी कोर्स रोड है तो इसमें बाहर से थोड़ी रोड नॉइज वगैरह, थोड़ी एम्बिएंट नॉइज मेरे को ज्यादा लगी, ठीक है। जैसे ये ट्रक की आवाज है, इतनी नहीं आनी चाहिए थी। कि नीचे वाले सेगमेंट में भी जो है वो कुछ कुछ गाड़ियों में इससे बेटर साउंड इंसुलेशन कर रखी है। तो जैसे एक छोटी हैचबैक में उतना अच्छा साउंड इंसुलेशन नहीं होता है, वैसे ही मेरे को इसमें लगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे छोटे वाले स्पीड ब्रेकर्स आए, ये गड़गड़ 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 करके आवाज आई, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फीलिंग जो नीचे से आ रही है ये हल्की सी ऐसा फील होती है कि हैचबैकिश है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आवाज आई है लेकिन झटका उतना नहीं लगा है, और जो पैसेंजर्स होते हैं वो अच्छे खासे जो है वो कंफर्टेबल बैठते हैं। इवन अगर इसमें 5 लोग भी चलते हैं तो ठीक ठाक ये कंफर्टेबल ही रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। 7 लोगों में इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है हाईवे स्पीड्स पे, लेकिन 5 लोगों के लिए ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है।
इन थ्योरी इसमें एफएसडीज लगे हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पर्स, लेकिन जो यही चीज, यही टेक्नोलॉजी कंपास में आती है, जीप कंपास में ये इतनी आवाज नहीं करता। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग अच्छी है, ज्यादा चिपक के चलती है, बहुत ज्यादा बॉडी रोल नहीं होता है, उस वजह से क्या है कि अगर थोड़ा ट्विस्टीज आ जाते हैं रोड पे, वहां पे इसकी हैंडलिंग काफी शाइन करती है। इसकी जो शैसी है वो काफी ज्यादा टॉर्सनली रिजिड है, जिस वजह से क्या होता है कि जब आप कॉर्नर ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर थोड़े गड्ढे गड्ढे भी आ जाते हैं तो वो लाइन नहीं छोड़ती है गाड़ी, या फिर जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में जो है वो अंडर स्टीयर कहते हैं, तो अंडर स्टीयर ये गाड़ी नहीं होती है इतनी आराम से कॉर्नर्स पे। टायर्स इसमें आप अब जब अपग्रेड करवाओगे एमआरएफ के बाद या फिर जो भी लगे आ रहे हैं, तो थोड़ा और शाइन करेगा हैंडलिंग। एक और चीज जो मुझे इसमें जो है वो हैचबैकिश लगी, वो है कि इसके ब्रेक्स, कभी कभी पहले आया था कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके ब्रेक्स बहुत ही अच्छे काम करते हैं। प्रोग्रेशन है ब्रेक्स का, वो मुझे काफी अच्छा लगा। ये चीज तब और ज्यादा अच्छी हो जाती है जब जो है वो आपके पास 7-8 लोग बैठे हो, गाड़ी जो है वो थोड़ी सी भरी हुई हो, तो आपको ब्रेक्स की स्पेशली एक 7 सीटर में बहुत जरूरत पड़ती है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आई थिंक दिस हैज द बेस्ट ब्रेक्स। इवन जो है वो हाई क्रॉस में ब्रेक्स तो ठीक है, लेकिन उसके टायर क्योंकि थोड़े से पतले हैं, इस वजह से ओवरऑल ग्रिप उतनी जनरेट नहीं हो पाती है जिसमें ये करती है। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो इस सेगमेंट में इसकी बेस्ट है, विच इज द हेडलैम्प्स। वो जो रात में 80 के ऊपर इंटेंसिटी है, वो और कोई भी गाड़ी मैच नहीं करती है इस सेगमेंट में, ये तो क्लियरली है। अब हम हेडलैम्प से ही जो है वो बात कर लेते हैं एडास की। तो अगर आप इसका जो है वो ऊपर वाले मॉडल्स ले रहे हो और आपको एडास मिलेगा, लेकिन अच्छाई ये है कि इसमें फ्रंट में कैमरा और रेडार दोनों आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्पेशली ट्रिकी कंडीशंस हैं जहां पे एडास कभी कभी यूजफुल होता है, विच इज फॉग एंड रेन, तो उसमें इसका एडास काफी अच्छा काम करता है। फॉग में अगर आप इसका जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर लो तो आपको अच्छा खासा इसमें फायदा मिल जाता है। तो वो चीज एडास की जो यूजेबिलिटी है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। एक तो मेरे को इसका फीचर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अजीब लगता है। पहली चीज ये कि इसका जो काफी अच्छा वेरिएंट है AX5, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। तो ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है उस पर्टिकुलर प्राइस टैग में। तो पहले तो रियर कैमरा भी नहीं आता था, लेकिन चलो कम से कम वो आ गया है। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको पता ही होगा आ गई हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है या फिर जिस तरीके से वो काम करती हैं, वो मैंने नई गाड़ी में कुछ लोगों से पूछा भी था, तो वो कह रहे थे कि उतना मज़ा नहीं आता, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जो रियर सीट्स हैं, स्पेशली जो कैप्टन सीट्स हैं, उसमें भी वो वेंटिलेटेड सीट्स आ जानी चाहिए। इट्स द नीड ऑफ द आवर, वो जो मेन सीट्स होती हैं। देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर अगर आप रेंज में देखोगे, स्पेशली जो 21 लाख रुपए से ऊपर वाली रेंज है, 22-23 लाख रुपए वाली, उसमें आप इसको ले सकते हो। और स्पेशली अगर आपको एक छोटी गाड़ी आपके घर में है और आपको एक हाईवे गाड़ी के रूप में एक बड़ी सेफ गाड़ी चाहिए कंपेयर टू ऑल अदर कार्स जिसका 22-23 लाख रुपए में टॉप एंड आता है। दूसरी चीज ये कि जो इसके इश्यूज हैं उसमें मेरे को ये चीज फील हुई कि जो बिल्ड है बहुत सारी चीज़ों की, तो कभी कभी जो है वो जैसे ये वाला स्पीकर कभी कभी रैटल कर रहा है, कभी एक दो जगह से और रैटलिंग की फील आ रही है। तो इंटीरियर बिल्ड उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है जितना होना चाहिए। और दूसरा सस्पेंशन जो है वो इसका थोड़ा सा ब्रिटल फील होता है, वो वाली चीज़ इसमें है नहीं जो स्कॉर्पियो एन में है। मतलब स्कॉर्पियो एन का जो मैंने रिव्यू किया था आप देख सकते हो, वो गाड़ी को बड़े बड़े गड्ढों से निकालो और वो मतलब ऐसे निकलती है बिना आवाज़ करे जितना आपको पता नहीं चलेगा। तो अच्छी चीज़ ये है कि महिंद्रा ने एक गाड़ी दूसरी बना रखी है जिसमें गड्ढे की आवाज़ उतनी ना आए, लेकिन इसमें आती है भाई। ये ऐसे चलती है कि जैसे कोई हैचबैक हो। वैसे लेटेस्ट मॉडल्स में जो है वो काफ़ी हद तक ठीक कर दी है, तो आप उसमें जा सकते। ऑल अबाउट द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये गाड़ी जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम लेने में कैसी लगती है। इसी कंपनी की जो है वो ईवीज भी आ गई हैं, लेकिन ईवीज और इनको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो भी हम कभी चला कर देखेंगे, उसका भी हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे। अगर आपको इसी तरीके की गाड़ी लेने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है या फिर कुछ भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कंसल्टेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।